लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के दौरान कांवड़ यात्रा में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने न सिर्फ कांवड़ यात्रा रोकने की कोशिश की बल्कि उससे जुड़े रोजगार पर भी रोक लगाई। अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी वो करता था। पिछली सरकारों ने उसको भी रोकने का काम किया था। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर युवाओं के रोजगार में डकैती डालने और उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का भी आरोप लगाया। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह पर कांवड़ियों के हंगामे की खबरों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिना आत्मानुशासन के कोई भी पर्व पूरा नहीं होता। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को शिव जैसी साधना में लीन होने की नसीहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान शिव जैसा आत्मा अनुशासन चाहिए और तब ये कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास का प्रतीक बनकर उभरेगी। कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर किए गए इंतजामों का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि समाज के अलग अलग तबके के लोग कांवड़ यात्रियों के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। सरकार भी बेहतर पेट्रोलिंग, स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर लगाकर अनेक प्रयास कर रही है। साथ ही कांवड़ रूट पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का कांवड़ियों पर कोई असर होता नहीं दिखा और एक बार फिर कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीर थी दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद की। बताया गया कि कांवड़ियों के रिजर्व लेन में एक गाड़ी घुस गई। फिर क्या था, इस बात को लेकर कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस गाड़ी पर धावा बोल दिया। पहले तो कांवड़ियों ने उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फिर बाद में उसे पलट दिया। इसके बाद भी कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गाड़ी पलटने के बाद भी कुछ कांवड़िये उसमें तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। उस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था, लेकिन इससे कांवड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। कांवड़ियों के हंगामे की खबर राजस्थान के झुंझुनू से भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि वहां मामूली से विवाद के बाद कांवड़ियों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कांवड़िये और पुलिस वाले दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी भांजते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के लोहागढ़ कुंड में नहाने के दौरान कुछ कांवड़ियों का होमगार्ड के जवानों से विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि जवानों ने कांवड़ियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे कांवड़िये भी भड़क गए और उन्होंने भी जवानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। इस घटना के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि इस दौरान वहां कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हंगामा बढ़ने की जानकारी के बाद पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। फिलहाल तनाव को देखते हुए वहां काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत के बाद उनके साथियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई कांवड़िये घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित कांवड़िये NH 44 पर बड़ी संख्या पर ही धरने पर बैठ गए। थके हुए लोग थे, वो थे ट्रॉली में, ट्रैक्टर ट्रॉली में। वो ट्रक कैंटर वाले ने आके पीछे से मार दी। बीच सड़क पर कांवड़ियों के धरने पर बैठने से वहां जाम लग गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाकर मामले को शांत कराया। सब यही लोकल के ही हैं, इनको समझा बुझा करके जो है बिठाया गया। सभी अभी रवाना हो गए, जाम खुल गया। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ देखने आए कुछ युवाओं और कांवड़ियों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लात घूंसे चलने लगे। काफी देर तक बीच सड़क पर यह हंगामा होता रहा।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ लेकर ताजमहल के गेट पर पहुंच गई और ताजमहल पर गंगा जल चढ़ाने की जिद पर अड़ गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। और ताजमहल के पश्चिमी गेट बैरियर पर ही उस महिला को रोक दिया गया। काफी देर तक ये महिला सुरक्षा कर्मियों से अपने अंदर जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। महिला ने बताया कि उसे भोले बाबा ने ताजमहल पर जल चढ़ाने का आदेश दिया है। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ और मुझे कांवड़ चढ़ानी है, मुझे रोक दिया है इन पे। पुलिस कर्मियों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं हुई। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और कहती रही कि ताजमहल में कांवड़ चढ़ाकर ही जाएगी। हालांकि अंत में महिला को निराशा हाथ लगी और वो ताजमहल में कांवड़ चढ़ाए बिना ही वापस चली गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान की खबरों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ये तस्वीर थी योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की, वो भी साथ साथ, जो एक साथ मंच साझा करते नजर आए। दरअसल यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ बैठे दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बैठकों के बाद ये तस्वीर आई। पिछले कुछ समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इन तस्वीरों ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष से सकारात्मक योगदान की अपेक्षा और जरूरी मुद्दों पर चर्चा का भरोसा दिया। विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के एक साथ मंच साझा करने की तस्वीर ने भले ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान की खबरों पर विराम लगा दिया हो, लेकिन इस पर सियासत अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने इस तस्वीर को सिर्फ दिखावा करार दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश बीजेपी में मतभेद अपने चरम पर है और सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर से आदेश दिया गया कि आपको एक ऐसा मैसेज देना है। ये मैसेज भी प्रदेश की जनता समझ रही है और जान रही है कि ये सिर्फ ढकोसला है, उछाला हुआ चालाक नारा है। बीजेपी में मतभेद की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश में जल्द ही सपा सरकार बनने तक का दावा कर दिया। देखिए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है और मुझे लगता है कि 2027 के पहले ही हमारी सरकार बन जाएगी। हालांकि बीजेपी ने पार्टी के अंदर किसी भी मतभेद की खबरों से साफ इनकार किया। आज से शुरू हुए यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने बीएपी कार्ड यानी ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और पिछड़ा का कार्ड चला और जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है और अखिलेश यादव पर पीटीए को धोखा देने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा श्रीपाल यादव को भी नहीं छोड़ा। उनके चाचा ने कितने सपने संजोए थे, लेकिन उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीटीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर श्रीपाल यादव ने भी पलटवार किया। बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा उपचुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीटीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीटीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और बीजेपी सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग से कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और पिछड़ा वर्ग से आरके वर्मा को उप सचेतक बनाकर
बीएपी कार्ड खेला। लेकिन उनकी इस चाल पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि मायावती ने भी जोरदार हमला बोला। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर भाषण दिया और अपने करीब 45 मिनट के भाषण के दौरान बीजेपी पर चुन-चुन कर हमला बोला। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, लोकसभा में बजट भाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधा और कमल को 21वीं सदी का चक्रव्यूह बताया। जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने बजट को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सदन में हलवा सेरेमनी तस्वीर दिखाई और कहा कि बजट तैयार करने वाले 20 लोगों में सिर्फ एक माइनॉरिटी और एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया गया था, जबकि हलवा सेरेमनी की फोटो से दोनों ही गायब थे। हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाने के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार को एंटी ओबीसी बताने की कोशिश की। राहुल बोलते रहे और इस दौरान सदन में बैठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुस्कुराती दिखाई दी। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत के बाद पुलिस और एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर्स के बाहर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है और ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए एमसीडी के बुलडोजर पहुंच गए और कोचिंग सेंटर के बाहर नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए फुटपाथ को तोड़ना शुरू कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एमसीडी की इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एमसीडी के कई बुलडोजर राजेंद्र नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण तोड़ते दिखाई दिए। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर पर हादसे के बाद जहां एक तरफ एमसीडी ने बुलडोजर चलाया, वहीं एमसीडी कमिश्नर ने लापरवाही के आरोप में एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया। इससे पहले रविवार को एमसीडी ने उन 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया था जो बेसमेंट से संचालित हो रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में कई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में चल रहे इस कोचिंग सेंटर के खिलाफ 1 महीने पहले केंद्र और राज्य सरकार को शिकायत दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसका खुलासा यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र किशोर सिंह कुशवाहा ने किया है। छात्र किशोर सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने दावा किया कि राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में क्लासरूम चलाने की शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। छात्र किशोर सिंह ने दावा किया कि उसने राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट क्लासरूम की शिकायत की थी और उसने ये शिकायत 26 जून को पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई थी। छात्र ने अपनी शिकायत में ओल्ड राजेंद्र नगर और साउथ पटेल नगर का जिक्र किया था और वहां कहा था कि यहां कोचिंग और लाइब्रेरी बेसमेंट से चलाई जा रही थी। छात्र ने राव कोचिंग सेंटर में हादसे की आशंका जताई थी। इतना ही नहीं, छात्र ने 22 जुलाई को अपनी शिकायत में रिमाइंडर भी भेजा था और मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। इसका प्रति सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र किशोर सिंह कुशवाहा के दावे के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शिकायत करने और रिमाइंडर देने के बाद भी हादसे से पहले राव कोचिंग सेंटर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे में एक्शन तो शुरू हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती हो रही है और इसके बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 छात्रों की मौत के असली गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। क्या दिल्ली पुलिस और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा कर रहा है और राजेंद्र नगर में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन कार्रवाई के नाम पर दिखावा है। एमसीडी ने बुलडोजर चलाकर सिर्फ फुटपाथ गिराया तो क्या उसकी कार्रवाई पूरी हो गई। एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई के नाम पर एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और सहायक इंजीनियर को सस्पेंड किया। क्या केवल ये दोनों ही हादसे के जिम्मेदार हैं। पुलिस ने कार चलाने वाले उस युवक को गिरफ्तार क्यों किया जो जल भराव में कार लेकर वहां से गुजर रहा था। अगर छात्र ने पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत की थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ। छात्र के 2 रिमाइंडर्स के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी कैसे चलती रही? एमसीडी में बैठे उन अधिकारियों की गिरफ्तारी कब होगी जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत दी? राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा और यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोचिंग सेंटर के सामने धरने पर बैठे रहे। राव कोचिंग सेंटर के बाहर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और दूसरे छात्रों ने हादसे में मरने वाले छात्रों की तस्वीर के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। जिनकी कैजुअलिटीज हुई है हम उनकी प्रॉपर डिटेल्स मिले, एग्जैक्ट नंबर बताए जाएं और जो लोग इंजर्ड थे वो किस हॉस्पिटल में हैं, उनकी अभी कंडीशन क्या है। दूसरी हमारी डिमांड थी कि हमें फायर की कॉपी मिले, इसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया वो पता चले। तीसरी बात है हमें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए पेरेंट्स को जिनके बच्चों की कैजुअलिटीज हुई है और जो इंजर्ड है उनको भी। वहीं हादसे के बाद दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की। एलजी विनय सक्सेना ने छात्रों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान उन्हें छात्रों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जिन्होंने अपनी जानें खोई है उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। जी न्यूज़।